सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. डेमोक्रेसी और जवाबदेही, इन दोनों का क्या रिलेशन है और ये कैसे चल रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। पीपल आर सॉवरेन इन अ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं हमारे देश में वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार को चलाते हैं। जो अंत गरीब इंसान भी है देश में, वो भी टैक्स देता है कॉन्स्टेंटली। कुछ भी खरीदिए, तेल, आटा, मेडिसिन, कुछ खरीदिए, उस पर जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। तो लोग अगर वोट दे के सरकार बना रहे हैं, उनके पैसे से चल रही है, तो ये जाहिर है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। उनको अधिकार होना चाहिए सरकार से सवाल पूछने का, और सरकार को जवाबदेह होना चाहिए लोगों के प्रति। और मैं तो ये कहूँगी केवल अधिकार ही नहीं है लोगों का कि वो जवाबदेह बनाए सरकार को, लोगों का एक तरह से कर्तव्य भी बनता है, ड्यूटी भी है कि वो सरकार से सवाल पूछें, उसे जवाबदेह बनाएं, क्योंकि लाइक वी नो दैट द इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत फंडामेंटल तरीके से लोग देश में समझते हैं। मतलब क्लास 6 की जो सिविक्स की किताब है, वहाँ से हम लोगों को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट इज़ ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल। तो पीपल अंडरस्टैंड कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो दे हैव अ राइट टू नो सरकार क्या कर रही है और उसे जवाब देने का। आप गांव में जाइए, बस्तियों में जाइए, आप डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, जवाबदेही की बात करें, तो लोग कहेंगे मैं अपने बच्चे को 100 रुपये दे के मार्केट भेजती हूँ, जब वो लौटता है तो उससे जवाब मांगती हूँ, नहीं मांगूंगी तो बिगड़ जाएगा। तो सरकार से जवाब मांगना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ रियली व्हाट लोकतंत्र और जवाबदेही इज़ अबाउट। एंड इसमें जो सवाल पूछने का अधिकार है, दिस इज़ व्हाट सेट्स अ डेमोक्रेसी अपार्ट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड ये तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपने रिपीटेड जजमेंट्स, एसपी गुप्ता केस में, राजनारायण केस में, हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस आया था, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि लोगों को सवाल पूछने का हक है डेमोक्रेसी में, सरकार से जवाब मांगने का हक है। और ये फंडामेंटल राइट है विच इज़ फ्लोइंग संविधान से ही आ रही है। तो आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो पॉसिबल नहीं है अगर जवाबदेही ना हो, सरकार से सवाल ना पूछे जा सके। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(a जो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन गारंटी करता है, अगर आपके पास सूचना ही नहीं होगी, जानकारी ही नहीं होगी, तो आप कैसे सरकार को जवाबदेह बना पाएंगे, कैसे आप इन्फॉर्म्ड स्पीच कर पाएंगे, इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेशन कर पाएंगे। वोटिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो फॉर इट टू बी मीनिंगफुल, फॉर इट टू बी इन्फॉर्म्ड, लोगों के पास सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जवाबदेह बना पाए। अगर जानकारी नहीं होगी कि क्या चल रहा है, तो जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू 1923 का। तो जब लोग जाके सवाल पूछते थे तो कहा जाता था ये तो आपने सीक्रेट चीज़ पूछ ली, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट है, हम आपको सूचना नहीं देंगे। और इसीलिए देश में एक लंबा मूवमेंट चला जिसमें डिमांड हुआ कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन दी जाए, हमें सवाल पूछने का अधिकार दिया जाए। एंड ये जो मूवमेंट था, फाइनली 2005 में नेशनल लेवल पर एक कानून आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, जो कि एक सबसे बड़ा टूल बन गया है लोगों के हाथ में कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें, जवाब मांग सकें और उस सूचना को लेकर एम्पावर हो सकें कि वो सरकार को जवाबदेह बना सकें। तो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली फंडामेंटली शेप्ड जवाबदेही और डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हम लोग दिल्ली में बस्तियों में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, लोग देश भर में इतने ज़बरदस्त तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस्तियों में जब ये कानून की बातें हुई तो लोगों ने कहा राशन नहीं मिलता है हमें, हमारे दुकानदार जो हैं वो कहते हैं आपके नाम का राशन सरकार ने भेजा ही नहीं, तो हम आपको कैसे दें।
तो आरटीआई एप्लीकेशंस महिलाओं ने लगाई, ये पूछा सवाल कि हमारे जो क्षेत्र में राशन की दुकानें हैं उसके स्टॉक रजिस्टर की कॉपी दीजिए हमें, सेल रजिस्टर की कॉपी दीजिए। और जब वो इन्फॉर्मेशन सामने आई तो स्टॉक रजिस्टर में लिखा था कि हर महीने राशन पहुंच रहा है दुकान पर, और सेल रजिस्टर वाज अ वर्क ऑफ फिक्शन। उसमें नाम लिखे थे जो बस्तियों में रहते ही नहीं थे वहाँ पर, सबके नाम जो वहाँ पे थे उनके सामने लिखा था, सबको राशन मिल गया। तो लोगों ने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव प्रूफ ऑफ करप्शन, अब हम जवाब मांगना चाहते हैं। और लोगों ने शिकायतें डाली, जन सुनवाइयाँ की गई। जब ये पूरा सार्वजनिक हुआ तो दो तरीके के एक्शन हुए। एक तो जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, जो इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, जो राशन शॉपकीपर्स थे, उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली सारे लोगों को राशन मिलने लगा, पूरा राशन मिलने लगा। तो ये जो कनेक्ट बिटवीन सवाल पूछना और उस सूचना को लेकर जवाबदेही बनाना, ये बहुत हमारे देश में लोगों को आज समझ आ गया है। और आप देखिए कि आरटीआई एक्ट जो है, इसका इस्तेमाल लोग राशन, पेंशन, नरेगा में जो काम होते हैं, शिक्षा, अस्पतालों में सब जगह कर रहे हैं। पूरे विश्व में, इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, 60 लाख हर साल। 60 लाख एप्लीकेशन लोग लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सूचना निकाल रहे हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं, बेसिक राइट्स पे, अपने मौलिक अधिकार लेने के लिए। पर ये जो कानून है, ये केवल बेसिक राइट्स के लिए ही नहीं यूज़ हो रहा, हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री को भी अकाउंटेबल ठहराने के लिए आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सो फॉर एग्जाम्पल, लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनकी संपत्ति का ब्यौरा हम चाहते हैं। हम सब ने देखा किस तरीके से वीडियो अभी हाल ही में निकला, जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर पे आग लगी तो बोरियां जल रही थी कैश की, वीडियो सब ने देखा। तो बड़ी ज़बरदस्त समस्या है जुडिशल करप्शन की। तो लोग जवाबदेही चाहते हैं, तो दे वांट टू नो कि उनकी जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, इज़ इट प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा। उसी तरह से लोग आरबीआई से सवाल पूछते हैं सूचना के अधिकार कानून में। हमने देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो अरबों रुपए का लोन लेकर फरार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक आम नागरिक है, कोई किसान है छोटा, वो 10,000 रुपये का भी लोन लेंगे और कहेंगे हम नहीं देंगे, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जिसको हम कहते हैं कि नहीं देंगे, तो क्या उसका लोन राइट ऑफ हो जाता है? पर ये अरबों रुपए का लोन लेके ये फरार हैं, और बैंक्स, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारा ही पैसा लोन में दे रहे हैं, वो कहते हैं हमने लोन राइट ऑफ कर दिया। तो लोग सवाल पूछते हैं कि आप नाम बताइए, ये कौन पूंजीपति हैं जो ये लोन लेकर फरार हो रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि इस देश में कोई बड़ा स्कैंडल करप्शन का हुआ हो, बड़ा स्कैम पिछले 20 साल में जब से आरटीआई एक्ट आया है, जहाँ पे आरटीआई का लोगों ने इस्तेमाल ना करके उसको उजागर किया हो। आप व्यापम का स्कैम ले लीजिए जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्कैम हुआ, आप आदर्श का ले लीजिए। करेक्ट। मैं एक ही चीज़, मतलब थोड़ा जैसे हमने जवाबदेही पे बात की ना, तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये है कि जवाबदेही मतलब पैसे की अकाउंटेबिलिटी। अगर आप थोड़ा टाइम लेके हमें व्यापम में क्या हुआ और उसमें आरटीआई ने कैसे मदद की, अगर वो थोड़ा आप समझा दें, तो लोगों को समझेगा कि जवाबदेही थोड़ा पैसों से बढ़कर मौलिक बिल्कुल। वर्च्यूज पे भी है। तो व्यापम बहुत, इसके ऊपर तो चर्चा रही है देश में कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था मध्य प्रदेश में, और जो रिक्रूटमेंट और जो एजुकेशन की जो लोग आ रहे थे पढ़ने के लिए और फिर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, टीचर बन रहे थे, उस पूरी व्यवस्था में स्कैम चल रहा था, करप्शन चल रही थी। टू द पॉइंट कि जब कोई डॉक्टर अपनी बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री के लिए तैयारी कर रहे होते थे, तो प्रॉक्सीज को बिठा दिया जाता था। उनके जो जिसको डॉक्टर बनना है, वो कैंडिडेट की जगह किसी और को बिठा दिया जाता था, और वो जाके इम्तिहान दे आते थे और वो
पास हो जाते थे। और जब रिक्रूटमेंट हो रही थी तो भी इसी तरीके की धांधली हो रही थी। लोगों को आगे पीछे बिठा दिया जाता था, ऐसे लोगों के जो कि टॉपर्स थे उनसे चीटिंग कराई जा रही थी। ये पूरा स्कैम निकल के आया। कुछ डॉक्टर्स थे जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा हम तो इतना पढ़ते हैं पर कोई मंत्री का बेटा होता है, कोई बड़े अधिकारी का बेटा होता है, टॉप वो कर जाते हैं, हमारे तो इतने मार्क्स नहीं आते। तो लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगानी शुरू करी और उसमें जब ऐसा ऐसा करके के जो पासेस बन रहे थे उसके रिकॉर्ड निकाले, तमाम तरीके के रिकॉर्ड निकाले, तो सामने ये पूरा स्कैम उजागर हो गया। और आप ये देखिए ये तो लोगों के कितने बेसिक अधिकार से जुड़ा है। मतलब हम कितनी उम्मीद लेकर लोग जाते हैं कहीं डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, और ये इस तरीके का स्कैम चल रहा था व्यापम का। और टीचर्स की रिक्रूटमेंट में व्यापम का स्कैम चल रहा था। तो ये तो पूरी तरह से हमारी व्यवस्था को ही तहस नहस कर देता है। तो ये स्कैम निकल के आया आरटीआई का, इसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रयोग हुआ और तमाम लोग जो विसल ब्लोअर बने, जो इसमें निकल के आए, इसके बारे में कईयों ने सूचना दी, उसको उजागर करा जिससे जवाबदेही हो सके इसके अंदर, उनकी हत्याएं हुई। 40 से ज़्यादा लोगों को तो मार दिया गया व्यापम स्कैम में ही, क्योंकि वो सामने आकर विसल ब्लोइंग कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या चल रहा है। तो ये केवल फंड्स की बात ही नहीं है, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों की बात है, उनसे जुड़ा है ये बात। जैसा मैंने कहा राशन, पेंशन, बट ऑल्सो अब आप ये देखिए कि हाईएस्ट ऑफिसेस, जैसा मैंने कहा, लोग प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं। अब प्रधानमंत्री ने अपने एफिडेविट में लिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीपल हैव अ राइट टू नो कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो भी खड़े हो रहे हैं चुनाव में उनकी, जिससे कि लोग इन्फॉर्म तरीके से वोट कर सकें, उनकी क्या संपत्ति है, उनके क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो प्रधानमंत्री ने अपने एफिडेविट में लिखा कि उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। तो लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर आरटीआई एप्लीकेशन लगाई कि 1978 में जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन करी आप उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए। यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया और वो केस फाइनली इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचा और इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा इसमें क्या गोपनीय बात है, ये तो सूचना के कौन पढ़ा, कौन ग्रेजुएट हुआ, ये तो पब्लिक कॉन्वोकेशन होता है, आप कैसे छुपा सकते हैं। तो पीपल आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिसेस टू अकाउंट। लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। भोपाल में 8 लोगों के पास, भोपाल के पास 8 लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। लोग आरटीआई में सवाल पूछते हैं उसके बारे में, और जब सरकारें जवाब नहीं देती वो भी एक जरिया बनता है सरकारों पे दबाव बनाने का, जवाबदेही मांगने का। तो आरटीआई का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और शायद यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त पुशबैक है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सूचना मांग रहे हैं और जो जवाबदेही मांग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उस पूरे ढांचे पर पुशबैक हो रहा है आज। पर जैसे अब हम जो देख रहे हैं कि जवाबदेही को और आरटीआई को और जो ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सीएजी हो, सबको एक तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है, एंड वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट दिस, एंड वी आर हेडेड टू अ डेमोक्रेसी विदाउट दिस एंटायरली। तो उस पे क्या आपका पॉइंट है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत ज़बरदस्त पुशबैक है, क्योंकि सरकारें कहीं पर समझ गई हैं कि अगर लोग सवाल पूछेंगे, जवाबदेही होगी, पर्दे के पीछे वो काम नहीं करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तो यही हो रहा था, देयर वाज अ वेल ऑफ सीक्रेसी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। तो अब पुशबैक तो बहुत रियल है और इसने डिफरेंट फॉर्म्स लिए हैं कुणाल। सबसे पहला तो जो पुशबैक है वो है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, हु आर शोइंग ट्रूथ टू पावर, उनके ऊपर ही हम अटैक देख रहे हैं। सरकारें अक्रॉस द कंट्री, हमने देखा पिछले 20 साल में आरटीआई एप्लीकेंट्स जो थे, 100 के करीब आरटीआई एप्लीकेंट्स का मर्डर हुआ है, हत्याएं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है इंफॉर्मेशन निकाल के और जवाबदेही मांगी है। इतने थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई, जवाबदेही मांगी, तो उन पे अटैक्स हुए हैं, थ्रेट्स मिलते हैं उनको। आप आज के डेट में आप देखें
तो अब तो लेबलिंग इतनी ज़बरदस्त चल रही है, कोई जवाबदेही मांगेंगे, सूचना मांगेंगे, उनको कहेंगे आप तो एंटी नेशनल हैं, आप अर्बन नक्सल हैं। इतने ड्रैकोनियन लॉज हैं, यूएपीए, पीएमएलए, सेडिशन का लॉ, तुरंत जो भी जवाबदेही मांगते हैं, जो आईना दिखाते हैं सरकारों को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको, तो उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं। ऑल दिस इज़ टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट कि लोग डर जाएं, सवाल ना पूछें, जवाबदेही सरकार की हो ही ना। दूसरी चीज़ सरकार जो कर रही है वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ रही है लगातार, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कि लोगों को कोई पता ही ना चले कि तंत्र में हो क्या रहा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट लेके आई, पीएम केयर्स जो हमने सुना है उसका इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सरकार कहती रही हम तो पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकर क्या आए एक अनोनिमस बॉन्ड कि कितना भी पैसा, अनलिमिटेड फंड कोई भी दे अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, किसी सिटीजन को, किसी रेगुलेटरी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये कितना डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। सब जानते हैं कि कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चैरिटी में तो पैसे नहीं देते हैं। अगर कोई पूंजीपति पैसे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टी सत्ता में आएगी, पावर में आएगी, उनके लिए काम करेगी। तो लोग जब आप और हम वोट करने के लिए जाएं, हमारे सामने सब कैंडिडेट्स, पार्टीज खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू कास्ट एन इन्फॉर्म्ड वोट कि हम जान सकें कि कौन सी पार्टी किससे पैसा ले रही है, वो किसके हित में पॉलिसी बनाएगी अगर वो जीती, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट देगी अगर वो जीती। अब ये जब सूचना गोपनीय हो जाती है तो मतलब जवाबदेही क्या हो रहेगी, लोग इन्फॉर्म्ड वोटिंग कैसे करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 साल लग गए अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी और कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इसी बेसिस पे कि दिस वायलेट्स पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, लोगों के सूचना के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार है, उसे वायलेट करता है। और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपनी जजमेंट में लिखा है कि ये तो पूरे दरवाजे खोल रहा है क्विड प्रो को के, मतलब पैसा दो कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसा दो पॉलिसी बनवाओ। तो ये जो भ्रष्टाचार के लिए पूरा दरवाज़ा खोल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दरवाज़ा खोल रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट सरकार ला रही है। पीएम केयर्स, कोविड का समय था, कोविड चल रहा था, पीएम केयर्स बनाया गया एक ट्रस्ट, उसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो बने चेयरपर्सन और हमारे देश के मंत्री हैं वो बने उसके बोर्ड मेंबर्स। और उस ट्रस्ट के अंदर ये कहा गया ये तो पब्लिक अथॉरिटी है और उसमें खूब पैसा जमा किया गया, हज़ारों करोड़ों रुपए जमा किए गए पीएम केयर्स के अंदर। लेकिन जब लोगों ने सूचना मांगी कि ये पैसे कौन दे रहा है पीएम केयर्स में और ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने पैसे, तो इस पर सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये आरटीआई में नहीं जवाब आएगा क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। मतलब रूलिंग पार्टी का प्राइवेट ट्रस्ट चल रहा है देश में और पैसे इकट्ठे हो रहे हैं इतने इम्पोर्टेंट जनहित के कॉज के लिए, और लोग पूछ रहे हैं तो कहा जा रहा है आपका कोई मतलब नहीं है इससे। तो पीपल आर टुडे कंजेक्चरिंग, लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये तो जो प्राइवेट ट्रस्ट रूलिंग पार्टी का बन गया, ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे इसमें भी क्विड प्रो को तो नहीं चल रहा कि अगर उसमें पैसे डाले जा रहे हैं तो वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं और उनको जो लोग पैसे डाल रहे हैं उन्हें फेवर्स दिए जा रहे हैं, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स सरकार ला रही है कि जवाबदेही ना होनी पड़े। और अब तो हम देख रहे हैं कि एक तरह से सरकार को क्योंकि समझ में आ रहा है कि नो डेटा मीन्स नो अकाउंटेबिलिटी, तो सरकार अब डेटा मुक्त भारत की ओर हमें ले जा रही है। आप देखिए कोविड के बाद ही सरकार से पार्लियामेंट में भी पूछा गया, लोगों ने आरटीआईज भी लगाई कि आप ये बताइए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मौत हुई। सरकार ने कहा डेटा ही उपलब्ध नहीं है। लोगों ने पूछा कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के गए वापस लॉकडाउन में, कितनों की मौत हुई, कितने डॉक्टर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत हुई, उन फार्मर सुसाइड्स के बारे में सूचना मांगते हैं कि कितनी कॉम्पनसेशन दी गई। सरकार कहती है कॉम्पनसेशन का क्वेश्चन डजंट अराइज बिकॉज हमने तो डेटा ही नहीं इकट्ठा करा। तो मतलब ये ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की कोशिश हो रही है। अब तो आप देखिए सेंसस हमारे देश में नहीं हुआ,
सेंसस 150 साल से हर 10 साल पे होता है हमारे देश में। इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी सेंसस में इकट्ठी की जाती है। क्या देश की संख्या है, जनसंख्या, कितने धर्म के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं, सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट्स क्या है, ये सब सूचना इकट्ठी करनी होती है। 150 साल से फैमिन आया, वर्ल्ड वॉर हुआ, सेंसस होता रहा, लेकिन 2021 में सरकार ने कह दिया कोविड है, हम नहीं करेंगे। साथ ही में आप देख लीजिए 2021 में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज निकल रही थी, बड़े कुंभ के मेले चल रहे थे, लेकिन सेंसस नहीं हुआ। आज हम 2025 में बैठे हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया तो सरकार ने कहा इनडेफिनिटली डिलेड। तो ये तो मतलब लोगों को आंकड़े ही नहीं पता चल रहे हैं। और अगर आप देखें, इससे तो पूरी तरह से सरकार कुछ भी कहे, कोई भी रूलिंग पार्टी दूसरी पार्टी कुछ भी कहे, वो क्लेम्स को कैसे रिफ्यूट किया जाए। अब आप देखिए, इतनी बार ये कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं कुछ, उनकी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है और बहुत संख्या बढ़ती जा रही है। अब अगर डेटा नहीं होगा कि कितने धर्म के कौन से लोग इस देश में रहते हैं, तो हम कैसे उसका पुष्टिकरण करेंगे? हाउ विल वी वेरीफाई दीज क्लेम्स? लोगों के पास कोई तरीका ही नहीं रह जाएगा। वो तो कहेंगे ठीक है, कह रहे हैं तो होगा। कहा जाता है बेटियां बचा रहे हैं, सेक्स रेशो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन सेक्स रेशो कैसे पता चलेगी? सेंसस नहीं आएगा। तो ये तो जवाबदेही मतलब पूरी तरह से ध्वस्त करने के तरीके हम देख रहे हैं कि इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसा आपने सवाल में भी कहा कि ये आरटीआई का जो कानून है जिससे लोग जवाबदेही के लिए सूचना इकट्ठी करते हैं, इसे भी संशोधित कर दिया गया है। 2019 में संशोधन आया जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, जिनके पास हम जाते हैं अगर हमें सूचना नहीं मिलती कि हमें सूचना दिलाइए, उन्हें कमज़ोर कर दिया गया। और 2023 में सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून ले आई, जिसके ज़रिए से अब तो मतलब सरकार कह रही है कि आप जवाबदेही तो भूल ही जाइए। तो ये दो जो संशोधन हैं इस कानून में आए हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन कानून को अगर हम देखें, इस कानून के तहत सरकार ने सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया। अब सेक्शन 81J के तहत हम कोई सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते जिसमें हम व्यक्तिगत सूचना ले सकें। तो मतलब किसी की भी अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, तो सरकार कहती है कि हम लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या किया कि अब ये कह दिया कि सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट अमेंडेड, आप कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते सरकार से। तो जवाबदेही कैसे होगी? आप अगर देखें कि पिछले 20 साल में लोग जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं। उनका राशन कार्ड नहीं मिलता, उनका लाइसेंस नहीं मिलता, उनका पासपोर्ट नहीं मिलता, भ्रष्टाचार होता है, तो वो जाके आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं कि आप बताइए कि मेरी एप्लीकेशन, मेरी राशन की, मेरे लाइसेंस की एप्लीकेशन किस अधिकारी के पास पड़ी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार थे। और जब सूचना आती है तो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं उनके बारे में शिकायत करके। दैट्स हाउ अकाउंटेबिलिटी हैज़ बीन डिटर्मिन्ड इन दिस कंट्री थ्रू द आरटीआई एक्ट। अब कहा जाएगा कि नहीं, आप तो नाम पूछ रहे हैं, नाम तो व्यक्तिगत सूचना है, हम आपको नहीं बता सकते। सड़कें बनती हैं, लोगों के करोड़ों रुपए टैक्स के खर्च होते हैं, एक बारिश होती है सड़क टूट जाती है। पिछले साल बिहार में एक के बाद एक 18 पुल गिरे, और जब ये पुल गिरते हैं लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर पूछते हैं किस कॉन्ट्रैक्टर को ने ये पुल बनाए थे। ये पूछते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर को किस अधिकारी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि मिली भगत होती है और ये बिना उसके तो हो नहीं सकता। तो लोग सवाल पूछते हैं, ये पूछते हैं कि उन्होंने किस अधिकारी ने जाकर इंस्पेक्शन करी इन पुल की, इन सड़क की, कि वो गिर गया और पैसे रिलीज़ कर दिए। अब ये कहा जाएगा नहीं, नाम मत पूछिए, ये तो व्यक्तिगत सूचना है, ना हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताएंगे, ना हम अधिकारी का नाम बताएंगे। तो मतलब लोग तो आज ये कह रहे हैं कि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कम लग रहा है, ये भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन एक्ट ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप नहीं बताएंगे कि कौन पूंजीपति हैं क्योंकि उनका नाम पूछ रहे हैं। तो ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसमें कानून में ये भी लिखा है
कि अगर कोई जर्नलिस्ट, क्योंकि इसमें जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, तो इसमें लिखा है अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई संस्था है, वो जाके सर्वे करके भी अगर व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करते हैं, कहीं पर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, वो जाकर तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और पता लगाते हैं कि किसने परपेट्रेट किया क्राइम को, कौन विक्टिम थे, भ्रष्टाचार में पता लगाते हैं कि किसने भ्रष्टाचार किया, ये सारी सूचना अगर वो इकट्ठी करते हैं तो अब डेटा प्रोटेक्शन कानून में ये कह दिया गया है कि सारे लोग जो व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करेंगे वो अब डेटा फिडिशरी बनेंगे। और डेटा फिडिशरी जो टर्म है, इसका इस्तेमाल करके ये कहा गया है कि इन सब का काम होगा कि वो बिना कंसेंट लिए हुए किसी की सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते और प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब पब्लिश भी नहीं कर सकते। तो अब ये क्या मतलब है? आप ये सोचिए कि कोई जर्नलिस्ट जाके भ्रष्टाचारियों के नाम इकट्ठे कर रहे हैं, वो मंत्री के बेटे से जाके, किसी अधिकारी से जाके कंसेंट लेंगे कि आप हमें अलाउ करिए कि हम आपका नाम छाप सके, और वो उन्हें क्या कंसेंट मिलेगा? तो मतलब आप और हम जब सर्वे करें बस्तियों में जाके, गांव में जाके, हम पर ये कानून लागू होगा तो कहा जाएगा आप तो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, और शिकायत आपके खिलाफ हो सकती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ हो सकती है। और जो शिकायत है वो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में की जाएगी इस कानून के तहत, जो पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है। उसके जो मेंबर्स हैं वो सरकार उनको रखेगी, उनको रिमूव करेगी, वो सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे। और इस बोर्ड के पास ये पावर दी गई है कि अप टू 250 करोड़ रुपीस, विच कैन बी डबल टू 500 करोड़ रुपीस, उतनी पेनल्टी वो जिनके खिलाफ शिकायत है उन पे लगा सकें। तो अब ये सोचिए कि 500 करोड़ रुपए लेकर लोग मतलब चलें, अगर उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है, 500 करोड़ रुपए किसके पास है? तो ये तो एक वेपन तैयार हो रहा है। कहीं ड्रैकोनियन लॉज यूएपीए पीएमएलए जैसे थे, यहाँ पर तो एक सीधा शिकायत की ज़रूरत है और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आप पे ये लगा देंगे फाइन। और इसमें कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि सरकार कह रही है कि सरकार तय करेगी, केंद्रीय सरकार, कि कौन इस कानून में आएगा और कौन इसके दायरे से बाहर आएगा। तो मतलब डेटा सबसे ज़्यादा किसके पास है आज देश में? UIDAI जो आधार का डेटा इकट्ठा करते हैं, जियो जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां जिनके पास डेटा है। सरकार कह रही है हम तय करेंगे कौन इसके बाहर रहेगा दायरे के। तो मतलब ये तो लोग आज यही समझ रहे हैं कि सरकार कह देगी कि वो सरकारी तंत्र और सरकार के जो दोस्त हैं, जो रूलिंग पार्टी को पैसे देते हैं, वो तो पोटेंशियली बाहर हो जाएंगे इस कानून के। ये इस्तेमाल होगा ऐसे लोगों पे जो डिसेंट करते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं सरकार को, ऐसे पत्रकारों पे, क्योंकि जो ऐसे पत्रकार हैं और मीडिया कंपनीज़ हैं जो कि सरकार के मतलब की बात करती है, प्रोपेगेंडा चलाती है, उसको तो बाहर छोड़ दिया जा सकता है कानून में। लेकिन जो उसका सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्रिटिकली, वो उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक के फाइन की तलवार आज लटका दी गई है। तो ये जो कानून को बदला जा रहा है ये बहुत ही डेंजरस हो रहा है, और ये जवाबदेही, डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म करने का इसमें पोटेंशियल है। एंड आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की कुणाल, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था। जैसे ये डेटा पे ही बात हो रही है ना, ये डेटा इकट्ठा ही करना इन्होंने छोड़ दिया है। तो कास्ट क्राइम्स हो गए या क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटी, लाइक इन्होंने अभी लिंचिंग का डेटा ही लेना बंद कर दिया है। जी बट अगर हम लिंचिंग का डेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रॉयटर्स या जो भी, इकट्ठा करे, उसमें एक पैटर्न देखे, उसका एक रिपोर्ट बनाए, वो रिपोर्ट सरकार तक जाए, सरकार उसे समझे, इसका स्कोप ही नहीं है ना। देखिए, डेटा सेट्स इतने सारे हैं हमारे देश में, और इनफैक्ट भारत के जो पूरा स्टेटिस्टिकल सिस्टम था, डेटा कलेक्शन का सिस्टम, वो तो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था कि डिस्पाइट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का स्टेटिस्टिकल सिस्टम बहुत बढ़िया है। सेंसस समय से होता है, इतने ज़रूरी डेटा सेट्स हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, NCRB डेटा कलेक्ट करता था, क्राइम्स पे करता था, सुसाइड्स पे करता था, मर्डर्स पे करता था,
तमाम चीज़ों पे करता था। आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई डेटा कलेक्ट होता है, जैसे हाउस होल्ड सर्वे का सरकार ने डेटा कलेक्ट करा, उसमें नज़र आया कि कंजम्पशन घट रही है, मतलब पॉवर्टी बढ़ रही है। तो ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट हो गया सरकार के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गरीबी तो ख़त्म हो रही है देश में, हम तो विकास कर रहे हैं। तो इस जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डेटा है, इसे जंक कर दिया गया। पूरा डेटा सेट कलेक्ट हुआ और उससे सरकार ने कहा ये इसमें कुछ गड़बड़ियां, हम इसको नहीं निकालेंगे। और जिन्होंने कलेक्ट किया उन्हें एकदम से सस्पेंड कर दिया गया। तो मतलब ये जो डेटा सेट्स हैं, इन्हें किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। क्राइम जो आपने कहा जो होते हैं, ये 2022 के बाद बहुत सारा डेटा ऐसा ज़रूरी था जो अभी कलेक्ट होके प्रकाशित ही नहीं हो रहा है। तो जो भी सरकार को लगता है इनकन्वीनियंट डेटा है, वो सरकार या तो इकट्ठा ही नहीं कर रही है, इकट्ठा करती है तो उसको डिले कर देती है अगर इनकन्वीनियंट रिजल्ट आते हैं, मेथडोलॉजी बदल देती है सरकार। समझ में आया कि अनीमिया बहुत ज़्यादा हो गया महिलाओं में, अब बच्चों में, तो सरकार ने कहा मेथडोलॉजी ही हम बदल देंगे। किसी और ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत गिरता जा रहा है उसका नंबर, तो सरकार कहती है कि नहीं नहीं ये तो गलत मेथडोलॉजी है आपकी। तो मतलब अब डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे या फिर उसे निकाल नहीं रहे जब तक वो कन्वीनियंट नहीं है। अब ऐसे में जब संस्थाएं डेटा खुद कलेक्ट करती हैं, आपने लिंचिंग्स की बात की, और तमाम तरीके की भी सूचना इकट्ठी होती है, जाकर सर्वे करते हैं लोग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स करते हैं, तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन कानून ले आई सरकार कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप केवल कंसेंट लेंगे, पर्पस कंसेंट, टाइम लिमिटेशन होगी उसमें, उसके बगैर अगर आपने कर दिया तो हमारा शिकायत जा सकती है, जो सरकार भी कर सकती है शिकायत, इस कानून में ये लिखा है, और उस पे 500 करोड़ रुपए का फाइन तक का लग सकता है आप पे। तो ये पूरा डेटा को कंट्रोल करने का, जिससे कि कंट्रोल हो सके, ये एक व्यवस्था हम देख रहे हैं बन रही है देश में। तो इसमें लोकतंत्र का क्या होगा, ये एक सवाल आज खड़ा हो रहा है बहुत बुनियादी। जो आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की थी कुणाल, देखिए इट्स नॉट इनफ कि कोई पार्टी बहुमत ले आए और फिर सरकार बन जाती है। तो ये नहीं होता लोकतंत्र में कि आपके पास नंबर आ गए, बहुमत आ गए, 300 सीटें आ गई, 240 सीट आ गई, तो आप अबव द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आप जो चाहें वो करेंगे। डेमोक्रेसी में आपको संविधान के 4 कॉर्नर्स में ही काम करना होगा। आपको लॉज जो हैं देश के, उनको रिस्पेक्ट करना होगा। दूसरों के फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं उन पे ट्रैम्पल नहीं कर सकते आप। भाई चुनाव होते हैं, और नंबर तो नॉर्थ कोरिया में भी आते हैं, चुनाव होते हैं, रशिया में भी चुनाव होते हैं, बड़े नंबर आते हैं जो जीतती है पार्टी उसके। पर डेमोक्रेसी में और उनमें क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई बहुमत से भी आए, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में लोगों को संवैधानिक असूलों से सरकार चलानी पड़ेगी, और इसको सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं, जवाबदेही के जो संस्थाएं हैं, उनका काम है कि जो सरकार बनाते हैं उन पर अंकुश रहे, उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, कि वो अपना काम सही से करें। ये नहीं कि नंबर आ गए तो कुछ भी कर दें। और ये जो संस्थाएं हैं, इन पर एक सिस्टमैटिक अटैक चल रहा है। ये तो हम देखते ही हैं कि जब कोई सरकार बहुत पावरफुल होती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो इन संस्थाओं को दबाए। लेकिन अभी जो पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं, ये तो सिस्टमैटिक अंडरमाइनिंग ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप देखिए, हम सूचना के अधिकार की बात कर रहे थे। आरटीआई एक्ट में इंस्टीट्यूशन क्या है? इंफॉर्मेशन कमीशन। वो बनाया गया है कि अगर किसी को सूचना नहीं मिले, सरकार कहे ये तो इनकन्वीनियंट सूचना है हमारे लिए, हम नहीं देंगे, इससे भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामने आ जाएंगी, तो एज अ सिटीज़न हम इंफॉर्मेशन कमीशन पे सूचना आयोग में जा सकते हैं। और सूचना आयोग को बहुत ताकत दी गई है, पेनल्टी लगा सकते हैं, सरकार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप सवालों का जवाब दीजिए। अब इससे सरकार बचना चाहती है। अब तो सरकारों ने क्या किया है कि इंफॉर्मेशन कमीशंस को खाली रखने की कोशिश,
कि किसी की नियुक्ति ही ना करिए आप इंफॉर्मेशन कमीशन में। हर कमीशन में एक चीफ एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति होनी होती है। अब हमने जो स्टडी करी रिसेंटली, उसमें ये पाया कि 29 इंफॉर्मेशन कमीशंस में से 7 ऐसे कमीशंस थे पिछले साल फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम जहां एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं थी, वो कमीशन खाली पड़े थे। झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे कमीशंस फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम खाली थे। केंद्र सूचना आयोग में तो हद ही हो गई है, मतलब रिकॉर्ड ही बन गया है। मई 2014 से आज तक एक भी नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं की गई जब तक लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो केंद्र के इंफॉर्मेशन कमीशन में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी को नियुक्ति करनी होती है। सरकार मीटिंग ही नहीं बुलाती है जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोले कि आप मीटिंग बुलाइए। आप इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट्स में खाली पड़े। और 2019 में जो सरकार ने संशोधन किया वो भी इन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए किया। आरटीआई कानून में लिखा हुआ था कि जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं इनका टेन्योर 5 साल का रहेगा, तो कोई उनको हटा नहीं सकता आसानी से 5 साल से पहले। उनका जो स्टेटस था वो बहुत हाई रखा था, क्योंकि वो तो पीएमओ को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। दे वर गिवन अ वेरी हाई स्टेटस। उनकी जो सैलरी थी, उनकी पेंशन्स थी, वो सब लिंक थी टू सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जिससे कि उनका एक औहदा हो। अब 2019 में जो कानून लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी ताकत आ गई है। वो तय करेंगे कि क्या कार्यकाल होगा इंफॉर्मेशन कमीशंस का, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी क्या पेंशन होगी, केस बाय केस बेसिस पर तय किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि नियंत्रण किस तरीके से केंद्र सरकार का अब सारे कमीशंस पे होगा, जिससे कि अगर कोई कमिश्नर ऐसी सूचना दे रहे हो जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो उनको ये डर रहेगा कि मेरी तो पेंशन रुक सकती है बाद में। तो ये तो कोशिश हो रही है कि इनको एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए। आप देखिए इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में जिनका काम है कि वो भ्रष्टाचार के जो भी केसेस आते हैं उनसे डील करें, इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें। सीबीआई है, ईडी है हमारे देश में, जिनका काम है कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। किस तरीके से काम हो रहा है सीबीआई और ईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें कैसे कैप्चर किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया था कि भाई सीबीआई तो केज्ड पैरेट बन गया है सरकार का, वो मतलब खुद स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर सकता। तो अब आप अगर हम देखें कि क्या हो रहा है ईडी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, अब ईडी में इतने बड़े केसेस आते हैं भ्रष्टाचार के, और केसेस जो भ्रष्टाचार के हैं उसमें तो वर्ल्ड ओवर ये जानते हैं कि रेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटी जो होती है, भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा तो जो सत्ता में बैठे हैं, रूलिंग पार्टी है, सरकार में जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पास होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट होती है भ्रष्टाचार में। पर आप ईडी का काम देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये नज़र आ रहा है कि ईडी ने 95% जिन केसेस में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे ईडी में, जो उन्होंने शिकायतें करी और काम किया उस पर, 2014 से उसमें से 95% जो पॉलिटिशियन थे जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा था वो अपोजिशन पार्टी के थे। तो मतलब ईडी जो है वो सिलेक्टिव एक्शन क्लियरली हो रहा है। जो रूलिंग पार्टी में बैठे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अगर कोई केसेस भी आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनके खिलाफ एक्शन धड़ाधड़ लिया जा रहा है, समन किया जा रहा है। 2 चीफ मिनिस्टर्स बिफोर द जनरल इलेक्शंस हमारे देश के, दिल्ली और झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स को तो अरेस्ट कर लिया गया था चुनाव से पहले। बाद में वो ऑफ कोर्स निकल आए थे जेल से, पर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ईडी जो है ये तो नज़र आ रहा है कि ये केज्ड पैरेट की तरह से काम कर रहा है। और कैसे हो रहा है ये, जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं, जैसे ईडी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। और
हमने देखा कि लगातार 6-7 साल तक एक ही इंसान को बार बार एक्सटेंशन देके सरकार ने ईडी का डायरेक्टर बनाए रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाय नेम कह दिया कि आप इनको बार बार एक्सटेंशन नहीं दे सकते, फिर भी सरकार ने एक्सटेंशन दी। तो फिर तो यही सवाल उठने लगता है लोगों के बीच में कि भाई यह इसलिए एक्सटेंशन दी जा रही है क्योंकि ये सरकार की बात मान रहे हैं। सरकार में जो बैठे हैं उनके खिलाफ केसेस को तो उठाया नहीं जा रहा है, और जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं, उनके खिलाफ उठाया जा रहा है। तो वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं हम। इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र रूप से काम करें, इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड हों, ये ज़रूरी है लोकतंत्र में, तभी तो वो सरकार पे अंकुश लगा सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पर तो दिख रहा है कि वो तो बिल्कुल उनके नियंत्रण में लग रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है, लोकपाल का जो पूरा मुहिम चला था वो तो हम सबको याद है, उसमें यही डिमांड थी कि ईडी सीबीआई तो केज्ड पैरेट्स बन गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि लोकपाल आए जो स्वतंत्र हो सरकार से। और बीजेपी ऑफ कोर्स केम टू पावर ऑन द बैक ऑफ द लोकपाल मूवमेंट। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोकपाल अच्छा बनाएंगे, ये कहकर ही बीजेपी पावर में आया। 2014 में बीजेपी आया, 2014 में ही लोकपाल का कानून आया, पर 5 साल तक एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना फॉलोअप करा, ऑर्डर्स दिए, कंटेम्प्ट का बात हुई, तब जाकर 2019 में अपॉइंटमेंट्स हुई लोकपाल की। 5 साल तक लोकपाल खाली रखा गया, और जब अपॉइंटमेंट्स हुई वो अपॉइंटमेंट्स भी बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के हुई। तो पूरा मांग ही ये थी कि जब अपॉइंटमेंट्स होंगी लोकपाल की जिससे कि स्वतंत्र लोकपाल आ सकें, तो ऐसी कमेटी को नहीं अपॉइंटमेंट करनी चाहिए जिसमें प्रिपोंडरेंस ऑफ द गवर्नमेंट हो, कि ज़्यादातर सरकारी अधिकारी बैठे हैं या लोग बैठे हैं और वही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। पर लीडर ऑफ अपोजिशन को उस कमेटी में रखा ही नहीं गया कि हम मानेंगे ही नहीं कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई। तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा लोकपाल बनाने का। जो लोग आए, पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं रहा लोकपाल में। लोगों को यही लगा कि अपने ही लोगों को सरकार ने फिर बैठ के कमेटी पे नियुक्त कर दिया। और आप कान देखिए लोकपाल का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा बाहर निकला कुणाल, उसमें कितने भ्रष्टाचार, क्विड प्रोको के एलिगेशंस आए। साफ नज़र आया जो काम किया गया जर्नलिस्ट्स द्वारा भी, कि कैसे भ्रष्टाचार होने का पूरा सिस्टम बना हुआ था। महाराष्ट्र की कंपनी थी, एक इंजीनियरिंग कंपनी, जो 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही थी और उसी महीने में उसे 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। ऐसे तमाम ड्रग कंपनीज थी जो कि फेल कर रही थी ड्रग टेस्ट्स में, और फिर वो रूलिंग पार्टी को पैसे दे देती हैं और उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलता है। ये सब कुछ दिख रहा था। लोकपाल ने एक भी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। मतलब लोकपाल क्यों बनाया गया था? सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें ये साफ नज़र आया कि ऐसे 13 केसेस थे जहां पर बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसीज द्वारा। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया लोकपाल ने। बस हमने सुना महुआ मोइत्रा, कुछ और ऐसे केसेस हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के जिनके खिलाफ कुछ एक्शन ले रहा है लोकपाल। तो मतलब ये फिर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है जो पूरा सिस्टम है इंस्टीट्यूशंस का। अब रूलिंग पार्टी एक बार पावर में आ जाए, चुनाव सही से हों, ये काम भी इंस्टीट्यूशन का है। वो इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन। आप इलेक्शन कमीशन में देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं उसके काम पर आज। इलेक्शन कमीशन में शिकायतें जाती हैं, कुछ शिकायतें जाती हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ और कुछ ऑपोजिशन के खिलाफ। सिलेक्टिव एक्शन, जैसे ही ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ शिकायत जाती है बड़ी अलैक्रिटी से काम होता है इलेक्शन कमीशन में। और जब रूलिंग पार्टी, प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री वो एग्रीजियस स्टेटमेंट्स मेक कर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है कि किसी ने कम्युनल स्टेटमेंट दे दी जो रूलिंग पार्टी में है, नमो टीवी शुरू हो गया, इन सब के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है इलेक्शन कमीशन। और ये तो लोग ही नहीं कह रहे, ये तो जो अशोक लवासा जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रिज़ाइन करा और उन्होंने कहा कि जब वो डिसेंट नोट दे रहे थे कि भाई अब रूलिंग पार्टी को ऐसे क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं, तो वो डिसेंट नोट्स को रिकॉर्ड तक नहीं किया जा रहा था।
तो इलेक्शन कमीशन में ये एक बड़ा सवाल आज उठ गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे काम करेंगे तो कैसे देश में सही से चुनाव होगा। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, वोटर टर्नआउट, कि देश में कितने लोगों ने जाकर वोट करा, ये सूचना इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही लोगों को, क्योंकि लोग मांग रहे हैं फॉर्म 17C। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कितने लोग वोट करने आए। दैट इज़ द ओनली स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। तो लोग सब जगह मांग रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि वोटर टर्नआउट क्या है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C नहीं दे रहा लोगों को, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। कह रहे नहीं, आप हम पे यकीन करिए, कोई ज़रूरत नहीं है सूचना देने की। तो अब ऐसे में फिर तो लोगों को भी ये लगने लगता है, पब्लिक ट्रस्ट कहाँ जाएगा। लोगों को लगने लगता है कि देखिए चुनाव होने हैं, तो हो रहे हैं चुनाव देश में, वो तो हर 5 साल पे हो जाएंगे, पर क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या जो रेफरी है इलेक्शन कमीशन वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लोकतंत्र में अगर इस तरीके से काम होगा, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया इलेक्शन कमीशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो है उसको सही से होना चाहिए, वो सरकार को नहीं नियुक्त करना चाहिए। रेफरी हैं वो, तो मैच में अगर एक टीम ही जो रेफरी है उसको चुन लेगी तो फिर कैसे फेयर होगा जो मैच है। तो कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों की एक कमिटी बना लीजिए, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे ये तीनों बैठ के इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करें। और जब तक एक कानून नहीं आए जिसमें बैलेंस्ड कमिटी हो, ये 3 चुनेंगे। सरकार तुरंत एक कानून ले आई, पार्लियामेंट में उसको पुश कर दिया गया, और उसने कहा कि चीफ जस्टिस को छोड़ दीजिए और एक मिनिस्टर को बिठा देंगे। तो अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठते हैं। तो 2:1 के रेशो में और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जा रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी कोई काम नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, 2:1 है, वोट होगा तो जो सरकार चाहेगी वही बनेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पहले नियुक्ति हुई थी उसमें वो कह रहे थे मुझे तो लास्ट मिनट तक बताया भी नहीं गया कि किन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो मैं जाके अंदर क्या बात करूँगा। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अंडरमाइन किया जा रहा है देश में, जो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है फॉर एनी डेमोक्रेसी। चलो एक दिन हमारे सब इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक तरीके से वापस चलना शुरू हो जाए तो कहाँ देखती है आप ये जाते हुए? देखिए, जैसे मैंने बात शुरू ही यहाँ से करी थी कि लोकतंत्र में तो पीपल आर सॉवरेन, लोगों का तंत्र है। जो भी काम होता है लोकतंत्र में लोगों के हित के लिए होना चाहिए। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूशन सही से काम करेंगे, जो लॉज बने हैं जो कि लोगों की जवाब को ले सके, सरकार से जवाबदेही, वो सही से चलेंगे, लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा कि आप सवाल पूछेंगे तो आप पर ही एक्शन हो जाएगा, तो जनहित में काम होने लगेगा, विच इज़ रियली व्हाट अ डेमोक्रेसी वाज सपोज्ड टू बी अबाउट। ये कोई मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए डेमोक्रेसी नहीं कि नंबर्स हैं तो आप आ गए और फिर आप सबको खामोश कर दें, आप इंस्टीट्यूशंस को खामोश कर दें, सवाल पूछने वालों को, जवाबदेही मांगने वालों को खामोश कर दें, और आप लॉज को खामोश करते हैं और फिर आप शासन करें। मतलब अभी हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप वोटर टर्नआउट की फॉर्म 17C लोगों को क्यों नहीं दे रहे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम फॉर्म 17C जो पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं ना उनके एजेंट्स को देंगे। भाई, चुनाव लोकतंत्र में क्या पार्टियों के लिए कराए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए कराए जा रहे हैं कि लोगों के लिए कराए जा रहे हैं? मतलब हम जाके चुनाव कर रहे हैं जिससे कि हम किसी को चुने कि वो हमारे लिए काम करें, और ये कहा जा रहा है आपको सूचना नहीं दी जाएगी। तो अगर ये सही से काम होने लगे और जो सही मायना है उसमें जवाबदेही जो तंत्र में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं लोग, उनकी हो लोगों के प्रति, तो जनहित में काम होगा। जो हम इन रियलिटी विकसित भारत की बात कर सकेंगे, जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो तब होगा जब सबकी ओर सरकारें जो हैं वो जवाबदेह होंगी, इंस्टीट्यूशंस चलेंगे। गवर्नमेंट में आते ही इन्होंने लोकपाल को ख़त्म कर दिया, RTI को ख़त्म कर दिया। डेमोक्रेसी का काम है और अकाउंटेबिलिटी सीख करना।
अब वो तो स्कोप हम मिल नहीं रहा है हमें और अकाउंटेबिलिटी सीख करने का। जो अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी हम सीख कर सकते थे वही ख़त्म हो रही है, तो हमारी सिविल सोसाइटी भी जो है उसे बचाने में ज़्यादा फोकस्ड और बिजी है। बट ऐसी क्या इंस्टीट्यूशंस है जो ये देश को और आगे लेके जा सकती है, बट एग्जिस्ट नहीं करती पर करनी चाहिए? देखिए कुणाल, इंस्टीट्यूशंस तो हमारे देश में बहुत हैं। हाँ। जुडिशरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और लोग जब उनका कोई भी हनन होता है सब जुडिशरी की ओर देखते हैं कि जाते हैं, वहाँ पर इतने केसेस जाते हैं ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स, डेमोक्रेसी की वायलेशन होती है, उसके होते हैं। इंस्टीट्यूशंस तो बहुत हैं इस देश में, ज़रूरी है कि वो सही से चलें और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से दे आर होल्डिंग अप डेमोक्रेसी। अब अगर मीडिया अपना काम सही से नहीं करेगा, अगर जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं वो अपना काम सही से नहीं करेंगे, जुडिशरी काम सही से नहीं करेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र में हमने देखा है, हमारे देश में भी लगातार चैलेंजेस आते रहे हैं, पर लोग चुप नहीं बैठे। पीपल्स पावर इज सुप्रीम। बहुत लोग सवाल पूछते हैं आज भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई है जो आरटीआई में जवाबदेही मांगते हैं, आज भी 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में लोग लगाते हैं, क्योंकि वो ताकत समझते हैं। वो समझते हैं कि उनका काम केवल ये नहीं है कि 5 साल में एक बार जाके वोट कर दें और बैठ जाए। वो आज भी सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है नंबर उतने ना हो जितने हम चाहते हैं, हो सकता है वो उतने विजिबल भी ना हो, क्योंकि आज मीडिया जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन सवाल पूछने की प्रक्रिया चल रही है। आज भी स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक योरसेल्फ, आप खड़े होकर आईना दिखाते हैं। आज भी जो देश में आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि वहीं पर उम्मीद है। डेमोक्रेसी लिव्स इन दीज स्ट्रगल्स, और लोगों ने ही ऐसे से कानून बनाए हैं, सूचना के अधिकार जैसे, वो ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ही इन्हें बचाएंगे भी। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक लोग सशक्त हैं और सशक्त होकर उठते हैं, तब तक ये फिनोमिनल आएंगे जाएंगे, ऐसी सरकारें भी आएंगी जाएंगी। हमने तो इमरजेंसी का एरा भी देखा है, अब का एरा भी हम देख रहे हैं, लेकिन लोग जब उठते हैं तो जवाबदेही तो सुनिश्चित करते हैं फिर वो। Thank you so much, ma'am, for joining me. I had a great time talking to you. थैंक यू कला।